हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समय क्लासेस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लगभग 34 वर्षों के बाद जो है हमारी शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं और नई शिक्षा नीति यहाँ पर लाई गई है। इससे पहले ये स्वतंत्र भारत की आपकी तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसी जो हैं वो पहले लाई जा चुकी हैं। तो इस तीसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, क्या बड़े बदलाव हुए हैं शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें, उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये आपका जो आप देख सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, ये लगभग आपका 108 पेजों का है। आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं, पर इस वीडियो में मैंने यहाँ पे 108 पेजेस के इस डॉक्यूमेंट को समराइज किया है, जिसमें आपका कंप्लीट डिस्कशन है, संपूर्ण विश्लेषण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका CTET, HTET, UPTET, RTET, DSSB, NVS, KVS, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपका टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर CTET में आपने पीछे देखा ही होगा, जो अभी आपका 2021 के अंदर पेपर हुआ था, दिसंबर के अंदर, जनवरी 2022 के अंदर, उसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछे गए थे। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो MCQs से जुड़ा हुआ है, और इस वीडियो में हम इसको पूरा यहाँ पर जो है आपका जो भी कंसेप्ट हैं इस शिक्षा नीति से जुड़े वो क्लियर करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है आप MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जान रहे हैं, इसको आगे मैं इस वीडियो में एब्रीवेट करूँगी NEP 2020 से। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर इसकी कुछ बेसिक नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ये शिक्षा नीति जो है इसका गठन कब हुआ, इसका ड्राफ्ट कब प्रस्तुत हुआ, किसकी अध्यक्षता में जो है इस नीति का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था, और जो ड्राफ्टिंग जो इसकी कमेटी थी उसने जो अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत किया वो किया आपका मई 2019 के अंदर जो है इस शिक्षा नीति का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस जो इसके चेयरपर्सन है वो कौन है, कब इसका गठन किया गया, और कब जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो ड्राफ्ट है वो प्रस्तुत किया गया था। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। इसके बाद बात करते हैं इससे पहले जो 2 शिक्षा नीति, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र भारत की आपकी तीसरी शिक्षा नीति है, तो जो इससे पहले 2 शिक्षा नीति आई हैं वो कब कब आई हैं। पहली शिक्षा नीति आई है आपकी 1968 के अंदर, उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई है आपकी 1986 के अंदर। 1986 की जो आपकी शिक्षा नीति है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो बदलाव हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो इसको कई बार हम इस तरह भी लिखते हैं, 1992 इस तरह से भी लिखते हैं। और जो अब आपकी तीसरी शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये आपकी 2020 के अंदर आई है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पहली शिक्षा नीति जो है वो आपकी इंदिरा गांधी के समय में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति आपकी राजीव गांधी के समय आई थी, और जो तीसरी शिक्षा नीति है तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है आप सभी बेहतर तरीके से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी, वो चीज़ें आपने ध्यान से सुननी है, तभी आपका जो है एक अच्छा वीडियो, एक अच्छा कंटेंट जो है वो रेडी हो पाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि NEP, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहे हैं यहाँ पर, के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की GDP का 6% यानी कि 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो पहली बार जो है वो इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसलिए इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा नीति का जो निवेश है नई शिक्षा नीति का, वो हमारी देश की GDP का कितना % है, तो यहाँ पर 6% है। इसके अलावा जो एक और बदलाव हुआ है, ये काफ़ी बड़ा चेंज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, NEP के अनुसार, कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम अभी तक
आपकी MHRD मिनिस्ट्री के नाम से जानते थे, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की जो है वो मंजूरी दी गई है। यानी कि अब आगे से हम जो है हमारा MHRD मिनिस्ट्री है उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानेंगे। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है जो हमें इस नीति के अंतर्गत देखने को मिला है। इसके अलावा आपका एक और पॉइंट यहाँ पर है कि वर्ष 2020 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि आपकी 2030 तक जो है, इसके बाद जो है आपको अगर अध्यापन आपको टीचर बनना है तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 4 वर्षीय बीएड डिग्री होम को किया जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूनतम योग्यता मानी जाएगी जो कि 2030 तक यहाँ पर है। तो जो बीएड का कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। तो इसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पर स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं, जो मेन चेंजेस हुए हैं, जो मेजर बदलाव हुए हैं, बड़े बदलाव हुए हैं, वो इस पॉलिसी के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में हुए हैं। तो यहाँ से आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। एक एक चीज़, एक एक वर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पीछे भी देखा होगा जो CTET HTET में या फिर और किसी CTET में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें डायरेक्ट प्रश्नों को ना पूछकर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आधारित बनाए गए हैं। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में हुई, कितना % आपका निवेश बढ़ा है। जो आगे मैं आपको चीज़ें बताऊंगी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो स्कूली शिक्षा में क्या बड़े बदलाव हुए हैं वो यहाँ पर अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपका ये 10+2 आपका वर्तमान जो एक हम एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा है 10+2, यानी कि हम पहली से 10वीं कक्षा तक जो है पढ़ते हैं। उसके बाद +2 में आपका 11th और 12th जो है हम करते हैं, जो करते आए हैं अब तक। मैंने और आपने जो स्कूली शिक्षा ग्रहण की है वो इसी प्रणाली के माध्यम से करी है। ठीक है, तो इसमें बड़ा बदलाव किया गया है और इसके अंतर्गत जो है अब स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर यह है 5+3+3+4 की नई व्यवस्था करने की बात की गई है। ये पूरा डिटेल हम आगे अपने जो ग्राफ है उसके माध्यम से समझेंगे इसको। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राफ, ये आपका प्रीवियस है। ठीक है, ये पिछला आपका जो ढांचा है वो है अकादमिक ढांचा है, और जो नया ढांचा है शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा वो आपका ये है। तो पहले जो हम पढ़ते थे वो कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ते थे, आपका ये वाला। ठीक है, और +2 में हम 11th और 12th को पढ़ते थे। इसको हम बोलते थे 10+2 हमारा एजुकेशन सिस्टम या फिर हमारा जो शैक्षणिक ढांचा है वो। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपके इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसमें आपका अब ये जो है अब है आपका 5+3+3+4, और ये कैसे इसको डिवाइड यहाँ पे किया गया है ये भी हम देखेंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह का ग्राफ जो है ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर दिया गया है। तो इसको अलग अलग स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आपकी स्टेज है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड स्टेज है मिडिल स्टेज, और उसके बाद जो आपकी चौथा चरण है या फोर्थ स्टेज है वो आपकी सेकेंडरी स्टेज है। इसमें भी इन्होंने हर एक स्टेज को अलग अलग कैटेगराइज किया है। जैसे कि आपका फाउंडेशनल स्टेज है जो आपका सबसे पहला चरण जिसको हम बोलेंगे, या मूलभूत चरण जिसको हम बोलेंगे, इसको भी 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आपके शुरुआत के 3 साल और उसके बाद 2 साल, और उसके बाद आपके प्रिपरेटरी में आपके 3 साल, मिडिल स्टेज में 3 साल और सेकेंडरी में 4 साल। इसको कंप्लीट हम और डिटेल में समझेंगे आगे। मैंने हर एक जो आपकी स्टेज है उसमें क्या बदलाव हुए हैं, किस कक्षा से किस कक्षा तक आप पढ़ेंगे, किस एज में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या उसमें जो है आपका करिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल आप यहाँ पर देख लेंगे कि ये 4 स्टेजेस हैं, और 4 स्टेजेस को आपने कैसे याद रखना है, 5+3+3+4। ठीक है, ये आपकी हो गई फाउंडेशनल स्टेज, ये प्रिपरेटरी स्टेज, ये मिडिल स्टेज, और ये वाली आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस हैं जिसमें हम आगे इस शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसको डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा
आपका शिक्षा नीति प्रणाली में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा है, उसका सार्वभौमिकरण करना है। 2025 तक जो मूलभूत साक्षरता है यानी कि जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक संख्या ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात की, जो हम हमेशा बढ़ते आए हैं कि आपका जो शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, 30:1, यानी कि आपका 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना यहाँ पर जो है वो अनिवार्य है। ऐसा जो है हमारी NEP रिकमेंड करती है। ये है आपका सभी बच्चों के लिए आपका शिक्षा अनुपात, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वाला क्षेत्र है कोई, तो वहाँ पर जो अनुपात ये होगा वो घटकर क्या हो जाएगा आपका 25:1, यानी कि 25 बच्चों पर एक शिक्षक या शिक्षिका का होना यहाँ पर अनिवार्य होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने। अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है ये, और अगर आपसे पूछा जाएगा कभी किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर बच्चे जो हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, तो वहाँ पर जो है न्यू रेशो क्या होगा, तो वहाँ पर हमारा रेशो होगा 25:1 PTR। ठीक है, ये टर्म भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद हमारा एक और जो बदलाव है या फिर लक्ष्य जो है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का, वो है आपका 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% यानी कि 100% सकल नामांकन। इसका मतलब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना और ड्रॉप आउट दर को कम करना। तो यहाँ पे 100% जो हम यहाँ पे सकल नामांकन पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, उसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो बच्चे स्कूल जाने योग्य हैं, उनकी जो उम्र है वो 3 से 18 वर्ष तक के बीच की है। ठीक है, वो जिस भी कक्षा के योग्य हैं उन सभी का नामांकन यानी कि उन सभी का इनरोलमेंट जो है वो स्कूल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए दिल्ली के किसी दिल्ली में ही 1,000 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो स्कूल जाने लायक हैं। ठीक है, तो इन जिनकी जो उम्र है वो 3 से 18 वर्ष के बीच है। ठीक है, तो इन सभी बच्चों का जो है स्कूल में नामांकन यानी कि इनरोलमेंट होना चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे 1000 बच्चों का इनरोलमेंट हमें स्कूल में यहाँ पर 100% करना है। मान लीजिए कि पहले सिर्फ 800 ही बच्चे जा रहे थे स्कूल, लेकिन जो ये 200 बच्चे हैं इनको भी हमें स्कूल तक पहुँचाना है। ठीक है, और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। अब ड्रॉप आउट क्या होता है? ड्रॉप आउट होता है कि जब बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, उसके बाद मान लीजिए बच्चे ने एडमिशन लिया फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास पढ़ी, थर्ड पढ़ी, फोर्थ पढ़ी, फिफ्थ पढ़ी, और सिक्स्थ में आके बच्चा जो है वो स्कूल छोड़ देता है, सिक्स्थ में या सेवन्थ में या एट्थ में, नाइन्थ में। ठीक है, आगे जाके बच्चा स्कूल छोड़ देता है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो इसको कम करना है कि जो इनरोलमेंट है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ तो जो प्राइमरी इनरोलमेंट है हमारा वो 80 to 90% है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, लगभग ये इनरोलमेंट है। लेकिन जहाँ बात आती है आपके बच्चे पहुँचते हैं 11th-12th तक, तो जो ये इनरोलमेंट है ये घटकर ड्रॉप आउट की वजह से लगभग 50% तक रह जाता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने 100% करना है। इसको जो है इन्होंने 100% करना है कि जो बच्चे ऐसे हैं स्कूल जाने योग्य हैं, उनकी उम्र स्कूल जाने के अनुसार है, तो उन सभी को जो है स्कूल में एनरोल करना है। तो दो मुख्य पहल जो हैं वो इस NEP के अकॉर्डिंग की गई हैं कि विद्यालय वापसी यानी कि बच्चों को विद्यालय में वापस लाना, उनका इनरोलमेंट करना और ड्रॉप आउट होने से रोकना। ये टर्म्स आपने याद रखने हैं, ड्रॉप आउट होने से रोकना, यानी कि जो बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं स्कूली शिक्षा पूरी होने से पहले, उनको यहाँ पे कम करना है और ख़त्म करना है लगभग। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कुछ आपकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके स्टेजेस हैं, जो अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे NEP 2020 के अकॉर्डिंग बताई हैं, उसमें क्या बड़े बदलाव हैं, क्या चेंजेस हैं, किस स्टेज पर आपने कौन सी क्लास तक जो है पढ़ाई करनी है, क्या उसमें वर्ष हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे।
तो सबसे पहले हमने उसमें देखा था आपकी फाउंडेशनल स्टेज, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए सबसे पहली स्टेज है आपकी फाउंडेशनल, जहाँ पर आप उसके बाद है प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी, इन चारों स्टेजेस को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनने हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक बेसिक नॉलेज थी आपकी, अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहीं से है, स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, तो फाउंडेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में मूलभूत चरण भी कहेंगे, जो हिंदी के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो दोनों टर्म्स को याद रखें, इंग्लिश को भी और हिंदी को भी, क्योंकि जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर में जो है हिंदी में कन्वर्ट करके दें, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट दिया गया है 108 पेजेस का, उसमें आपको फाउंडेशनल स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने दोनों टर्म्स को याद रखना है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो आपकी है 3 से 8 साल के बच्चे की, यानी कि 3 से 8 साल का जो बच्चा है वो इस स्टेज के अंतर्गत पढ़ेगा। अब 3 से 8 साल तक के बच्चा जो है वो फाउंडेशनल स्टेज उसकी कहलाएगी। और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ेगा ये पढ़ेगा आपका बच्चा यहाँ पर 3 साल पढ़ेगा पहले आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल के माध्यम से, और उसके बाद जो 2 साल हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चा 5 साल पढ़ेगा, उसके बाद जो 2 साल हैं आपके प्राथमिक स्कूल की कक्षा 1 और कक्षा 2, यानी कि 2 साल। ठीक है, तो आंगनवाड़ी बाल वाटिका में बच्चा 3 साल पढ़ेगा और जो आपके प्रारंभिक स्कूल हैं उसमें 2 साल पढ़ेगा। तो कितने फाउंडेशनल स्टेज हो गई आपकी, कितने साल की, 5 साल की। यहाँ पे हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 साल की हो गई, यानी कि बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल तक जो है वो इस स्टेज में पढ़ेगा। ठीक, पहली बात। अब बच्चा यहाँ पर क्या क्या सीखेगा, यहाँ पर पहली बात तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, आपकी कोई खास ऐसी बुक्स नहीं होंगी अलग से कि बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस स्टेज में बच्चा जो शुरुआत के 3 साल होंगे, इसके अंतर्गत बच्चा आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल्स इनमें पढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चा जो है प्राथमिक स्कूल, यहाँ पे बच्चा क्या है, आना जाना सीखेगा, स्कूल में आना जाना सीखेगा। ठीक है, अपना जो ये चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, लचीला बहुस्तरीय खेल खेलेगा, गतिविधियाँ करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेगा, जो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट में, जो उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है उसमें मदद करेगी बच्चे को। यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चे ने स्कूल में इनरोल करा और जो है वो उसके बाद उसको किताबें पकड़ा दी और बच्चा जो है यहाँ पे ABCD लिखने लग रहा है, नहीं, वो चीज़ें यहाँ पर जो है ख़त्म कर दी गई हैं। और जो बच्चों को है सिर्फ इस तरह से जो है बच्चों को काम करवाया जाएगा, बच्चे उसमें बिजी रहेंगे। उनको क्या करना है, स्कूल जाना है, खेलना है, बच्चों के साथ बातें करनी है, अपना लंच करना है और वापस आना है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाएगा ताकि जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूलों में इनरोल हो सकें। इसका जो मेन मोटो है वो यही है। यहाँ पर बच्चा सीखेगा एक्टिविटीज़ करना, अच्छा व्यवहार करना, एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, नैतिकता। जब बच्चा टीम वर्क करेगा, यानी कि खेलेगा, ग्रुप्स में खेलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। साफ़ सफाई कैसे खुद का ध्यान रखना है, क्लासरूम का ध्यान रखना है, टीम वर्क किया जाएगा। ठीक है, सहयोग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चा स्कूल आना जाना, अपनी साफ सफाई, व्यक्तिगत अपना कैसे उसको अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस को कैसे डेवलप करना है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे का, ये सारी चीज़ें जो है हम फाउंडेशनल स्टेज के अंतर बच्चे के लिए करेंगे। और इसमें कौन फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, टीचर करेगा, जो भी आपकी ECC की टीचर, या फिर मैं आगे आपको बताऊंगी ECC टीचर होगी, वो यहाँ पर बच्चे की पूरी मदद करेगी और किसी भी तरीके का एग्ज़ाम जो है इस स्टेज पर नहीं होगा। ठीक है, इसे हम सीखने की नींव भी कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज। तो पहली जो स्टेज है उसमें बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपका एग्जैक्ट पाठ्यचर्या जो है वो नहीं होगी कि आपने ये चैप्टर बच्चे को ख़त्म कराना है या ऐसा कुछ। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वो खुद का विकास करेगा और जिसमें उसकी टीचर जो है उसकी हेल्प करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है आपकी, वो है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि आपका प्रारंभिक चरण जिसे हम कहेंगे। अब 5 साल बच्चे ने ये जो है यहाँ पर वो आपको स्कूल आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, साफ़ सफाई कैसे रखनी है और बच्चों के साथ जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ें बच्चे ने सीख ली। एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसका जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये
सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो है जब बच्चा तीसरी क्लास में आएगा, यानी कि जो दूसरी स्टेज बच्चे की होगी, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसे हम प्रारंभिक चरण कहेंगे, इसमें जब बच्चा एंटर करेगा तो उसकी उम्र कितनी होगी? उसकी उम्र होगी 8 वर्ष, और 8 से 11 साल तक वो इस स्टेज में पढ़ेगा। तो ये कितने साल की होगी? ये 3 वर्ष की होगी, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, जिसमें कि आपका एग्जाम भी स्टार्ट होगा। अब इस स्टेज में बच्चा क्या क्या पढ़ेगा? पहली बात तो ये आ जाती है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी तक जो बच्चा खेलना कूदना कर रहा था, यहाँ पर अब जो है हल्के फुल्के पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो बच्चे की शिक्षण में शामिल की जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात, बच्चे को किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा? तो जो बच्चे की मातृभाषा है, यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें बच्चे को यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी अभी। जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो है ये वाली लैंग्वेज को लेकर ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि बच्चे ने आपने लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है या ऐसा कुछ। ये ऐसे रिकमेंडेशन दी गई है कि बच्चा जो है प्राथमिक स्तर तक जो है वो अगर लोकल लैंग्वेज या अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो अधिक सहज महसूस करता है, उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पे बर्डन नहीं डाला जाएगा, हल्का फुल्का जो उसका पाठ्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा, उसको जो बेसिक नॉलेज है चीज़ों की, जो बुनियादी साक्षरता है, जोड़ घटा जमा है, नॉर्मल पढ़ना लिखना है, उस पर केवल ध्यान देना है, ठीक है। बच्चे को नॉर्मल अक्षर संख्या ज्ञान का पता चल जाए कि भाई क्या चीज़ें हैं, बुनियादी साक्षरता है, ठीक। ये चीज़ें जो हैं बच्चा इस स्टेज में जो आपकी प्रारंभिक चरण है उसमें यहाँ पर कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा मिडिल स्टेज, ठीक। ये प्रिपरेटरी स्टेज के बाद आ जाएगी आपकी मिडिल स्टेज, जो कि आपकी ये भी आपकी 3 साल की थी, ठीक है। इससे पहले वाली आपकी 5 साल की थी, ये देख सकते हैं आप, ये 5 साल की थी, ये 3 साल की थी यहाँ पर। और उसके बाद मिडिल स्टेज है आपकी, ये भी क्या है? ये भी है आपकी 3 साल तक, यानी कि मिडिल स्टेज में जब बच्चा एंटर करेगा तो वो 11 वर्ष का होगा। और कहाँ से कहाँ तक इस क्लास में पढ़ेंगे बच्चा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक जो है वो इस चरण या इस स्टेज में पढ़ेगा, ठीक है। इसको हम मिडिल स्टेज बोलेंगे। ये एक एक स्टेज जो है आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद रखना है कि कौन से साल तक बच्चा किस स्टेज में पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब बच्चा 6ठी से 8वीं कक्षा की जो शिक्षा है उसको ग्रहण करेगा, उसमें क्या चीज़ें बदलेंगी। उसमें एक तो आपको बच्चे को एक एडिशनल लैंग्वेज लेनी होगी, जो कि आपकी शास्त्रीय भाषा हो सकती है या फिर भारतीय भाषा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक 3 लैंग्वेज जो है फॉर्मूला लाया गया है, जो कि पहले भी था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, भाषीय फॉर्मूला, जिसमें कि 3 भाषा बच्चा सीखेगा, जिसमें से कि आपकी 2 भाषा जो हैं वो आपकी इंडियन होना ज़रूरी है, यानी कि 2 भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए? भारतीय, और जो एक भाषा है वो आपकी विदेशी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए अगर बच्चा यहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चे ने हिंदी में ग्रहण करी है, ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चा तो यहाँ पे दूसरी जो और यहाँ पे जो दूसरी तीसरी लैंग्वेज है वो बच्चे ने इंग्लिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो तीसरी लैंग्वेज है उसमें वो उसको भारतीय भाषा ही वहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी रिकमेंडेशन जो है वो हमारी NEP 2020 के अकॉर्डिंग दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि विषय जो 6ठी से बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज, क्यों, इसमें क्या बदलाव किया गया है। जो 6ठी कक्षा से बच्चा जब पढ़ना शुरू करेगा तो उसे वोकेशनल स्टडी जो है वो करवाई जाएगी, आपको वोकेशनल शिक्षा को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। इनफैक्ट उसको इंटर्नशिप भी दी जाएगी, ठीक है, इंटर्नशिप करने का भी मौका दिया जाएगा, और उसके जो मार्क्स हैं वो भी उसके जो उनका प्रोग्रेस कार्ड होगा उसमें यहाँ पर ऐड ऑन होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, ये चीज़ें जो हैं वो सिखानी शुरू की जाएंगी। बच्चे को ऐसी चीज़ें डेवलप की जाएंगी ताकि अब ये जो कि उसको फ्यूचर में काम आए। जैसे कि यहाँ पर आप मिडिल एज में देखेंगे तो यहाँ पे इसमें वोकेशनल स्टडी से आप क्या समझ रहे हैं कि वोकेशनल स्टडी ऐसी है कि भाई जैसे मान लीजिए जिस भी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई आपका बागवानी है, कोई लोकल हैंडवर्क है, कोई काम है, ठीक है, उस चीज़ से जुड़ा हुआ बच्चे को वैसा प्रशिक्षण देना,
ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड प्रशिक्षण देना और विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर भी काम शुरू जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये टर्म आप देख लीजिए, ये बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेज में या किस चरण में जो है बच्चा अमूर्त अवधारणाओं पर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कौन सा चरण है ये? मध्य चरण है आपका, मिडल स्टेज है और कक्षा 6 से 8 तक 8 वाला स्टेज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य चरण। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी स्टेज की। तो सेकेंडरी स्टेज जो है वो उसमें बच्चा 14 से 18 वर्ष की आयु तक पढ़ेगा। ये आपकी 4 साल की स्टेज है और कक्षा 9 से 12 तक जो है इसमें वो पढ़ाई होगी। सबसे ज़्यादा मेजर जो चेंज हुआ है वो इसी स्टेज के अंदर हुआ है कि जो पहले बच्चा 10+2 था, यानी कि जो आपको डिफरेंट आप सब्जेक्ट चूज़ करते थे वो आप 10th क्लास के बाद करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू आपकी NEP 2020 इसके अंतर्गत जो बच्चा है वो बहु विषय का अध्ययन शामिल होगा। यानी कि बच्चा जो अपने विषय है, अपने मनपसंद विषय है, वो कक्षा 9 से ही उनको चूज करके पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, जो पहले आपका स्ट्रीम्स हुआ करते थे, आपका आर्ट स्ट्रीम हो गया, आपका साइंस स्ट्रीम हो गया, या फिर आपका जो है कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, ये जो है आपका हार्ड सेपरेशन इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है या ख़त्म कर दिया जाएगा आपकी NEP 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा जो माध्यमिक स्तर पर बच्चा विदेशी भाषा के रूप में कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकता है, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश आदि का जो है वो अध्ययन कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है, जिसमें से कि आपकी 2 भाषा जो हैं आपकी इंडियन लैंग्वेज होनी कंपलसरी है और एक लैंग्वेज जो है आपकी वो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश भी हो सकती है। और बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, मैंने बता दिया आपको, हार्ड स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, और बच्चा जो है किसी भी विषय के साथ कोई भी विषय पढ़ सकेगा। यानी कि अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम यानी कि साइंस के सब्जेक्ट अगर किसी ने लिया है, किसी ने लिया है बायो लिया है, फिजिक्स लिया है, तो उसके साथ बच्चा हिस्ट्री, हिंदी या फिर पॉलिटिकल साइंस, जो भी उसका इंटरेस्ट है जिस भी चीज़ में, वो सब्जेक्ट चूज़ करके आगे उसको पढ़ सकता है। तो काफ़ी बड़ा बदलाव है जो ये किया गया है और काफ़ी अच्छा सराहनीय बदलाव है जो सरकार द्वारा इस NEP में लाया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन की, प्रोग्रेस कार्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है CTET में पीछे सवाल पूछे गए थे। तो इवैल्यूएशन में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं प्रोग्रेस कार्ड में, मूल्यांकन में? तो सबसे पहले मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी एक जो मूल्य है उसको आंकना है। जो भी बच्चा है, अधिगम की प्रक्रिया है, उसके बाद कितना अधिगम प्राप्त हुआ, क्या बच्चे ने सीखा, उसको आंकना है, जिसे हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, आपके एग्जाम्स होते हैं, टर्म एंड एग्जाम होते हैं, और उसमें जो भी आपका पेपर एग्जाम होते हैं परीक्षा वाले, और जो भी आपके उसमें मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका इवैल्यूएशन कार्ड बनता है। लेकिन अब जो न्यू NEP है, NEP 2020 है आपकी, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका मूल्यांकन वो 360 डिग्री यानी कि बहुआयामी मूल्यांकन, मल्टी डायमेंशनल मूल्यांकन होगा, उसका कार्ड होगा। ठीक है, अब ये कैसे है और क्या है इसमें, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है वो केवल परीक्षा आधारित उसका मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं और जो चीज़ें कक्षा में कराई जाती हैं, ठीक है, आजकल आप जानते होंगे कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन चीज़ों पर भी जो है वो बच्चे का मूल्यांकन होगा, उनको भी आंका जाएगा। ये भी आंका जाएगा कि बच्चा क्लास में कैसे बिहेव करता है, कैसे बैठता है, दूसरों के साथ उसका कैसा बिहेव है, नैतिकता में वो कैसा है, स्वच्छता में वो कैसा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस जो आप साइकोमोटर डोमेन आप बोल सकते हैं, और भावात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक के तौर पर जो है वो उनको आंका जाएगा, और जिसे हम कहेंगे आपका 360 डिग्री बहुआयामी मूल्यांकन। तो अगर आपका प्रश्न आता है कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग किस तरह के मूल्यांकन की बात कही गई है, तो 360 डिग्री बहुआयामी मूल्यांकन की बात की गई है। क्या है ये 360 डिग्री? ये 3 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है। स्व मूल्यांकन यानी कि बच्चा खुद को भी मार्क्स देगा कि भाई मैंने कोई चीज़ पढ़ी है या कोई मैं अपना मूल्यांकन कर रहा हूँ, तो मैं खुद को कितने मार्क्स दे सकता हूँ। ठीक है, सहपाठी मूल्यांकन, जो पीयर ग्रुप होगा आपका, वो भी आपको मार्क्स देगा, वो भी आपको इवैल्यूएट करेगा, साथ ही साथ आपका टीचर जो होगा वो भी आपको इवैल्यूएट करेगा। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा आधारित मूल्यांकन अब नहीं हुआ करेगा। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ें काफ़ी सारी स्टेट में अब भी हैं,
लेकिन एनईपी में ये शामिल अब की गई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये किसी भी स्कूल में या किसी भी स्टेट के अंदर होती नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारी एनईपी के अंदर अब आई हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में जैसे कि दिल्ली में भी ये चीज़ें अभी होती आई हैं और आगे भी अब एनईपी में आ गई हैं, तो वो भी बिल्कुल होंगी। तो यहाँ पर 360 डिग्री जो मूल्यांकन प्रोग्रेस कार्ड की बात हुई है वो ये है, और जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम है यहाँ पर। इसके बाद जो है हमारा योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक मूल्यांकन की बात कही गई है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन होता था आपका कि आपने कोई भी चीज़, मान लीजिए अधिगम प्रक्रिया है, उसकी पूर्ण होने के बाद बच्चों से जो है आपने पूछा या फिर उसका मूल्यांकन किया आपकी अधिगम प्रक्रिया खत्म होने के बाद। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ाई है, साल भर बच्चे ने पढ़ा है, और उसके एंड में जो भी उसका असेसमेंट हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, वो आपका योगात्मक मूल्यांकन है। लेकिन जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये आपके बदलाव को प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, यानी कि जो आपकी अधिगम प्रक्रिया है उसके अंतर्गत भी बच्चे का मूल्यांकन यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए आज एक चैप्टर टीचर ने पढ़ाया और कल उसका उन्होंने जो है उसमें पूछा बच्चों को क्या चीज़ें समझ में आई हैं, क्या नहीं आई हैं, या क्या चीज़ें उन्हें जो है वो मुश्किल लग रही हैं, और उसको उन्होंने वहाँ पर फिर से दूसरे तरीके से यहाँ पे करवाया। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में आपका इस तरह से जो है वो असेसमेंट होता रहता है। जैसे कि आप अभी भी देखेंगे कि क्या होता है कि आप ये जो यूटीज़ वगैरह स्टार्ट हुए थे, ठीक है, अगर आपको पता होगा यूटीज़ हो गए या फिर आपके जो टेस्ट होते हैं ना, FA1 वगैरह होते हैं, कि ये सब इसी का आपको रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है कि बीच बीच में इसमें मूल्यांकन होता रहता है आपकी अधिगम प्रक्रिया के दौरान, और इसमें जो उपचारात्मक आपकी रेमेडियल टीचिंग है उसको भी अपनाया गया, यानी कि जो बच्ची चीज़ों को समझ में नहीं आई हैं, जो चीज़ बच्चे को उसको दोबारा समझाया जाए, उसका असेसमेंट किया जाए, और इस तरह से जो है हमने योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर रचनात्मक मूल्यांकन की यहाँ पर बात कही है। इसके अलावा अगेन इम्पॉर्टेंट, MHRD के तहत राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, यहाँ पे देखिए परख है। ठीक है, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका एक तो आपने फुल फॉर्म याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखेंगे। आपका परख है, ये हिंदी में किस तरह से है, समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा का विश्लेषण स्थापित किया जाएगा। यानी कि आपका जो एजुकेशन MHRD मिनिस्ट्री है, जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री में चेंज हो चुका है, उसके तहत एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को स्थापित किया जाएगा जिसे परख के नाम से जाना जाएगा, जिसका जो आपका फुल फॉर्म है वो ये है हिंदी और इंग्लिश में। और इसका काम क्या होगा, इसका काम भी होगा क्या, असेसमेंट करना, बच्चों के जो मूल्यांकन है उसकी प्रक्रिया, उसके जो मानक हैं उनको तय करना, उनको लचीला बनाना। ठीक है, उसकी पूरी देखरेख करना। एक तरह से ये रहेगा कि मूल्यांकन किस तरह से हो रहा है, इसका एक पूरा इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ प्रमुख बिंदु और सिद्धांतों की, कि क्या जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने यहाँ पे शिक्षा प्रणाली की बात करी थी कि स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं आपके स्टैंडर्ड वाइज, ठीक है, कि क्लास वाइज जो चेंजेस हुए हैं वो। अब जो मुख्य बिंदु हैं वो ऑल ओवर हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका पॉइंट है अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है आपकी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है पर जोर, ना कि रटंत प्रणाली पर। ठीक है, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर नहीं, प्रयोगात्मक विधि, लर्निंग बाय डूइंग, इन चीज़ों पर यहाँ पे जोर दिया गया है। यानी कि जो बच्चा कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसमें उसकी अवधारणात्मक समझ विकसित होनी चाहिए। रटंत प्रणाली जो है ये तो आप पहले ही जानते हैं, कोई भी आज तक जितनी भी शिक्षा हमारी प्रणालियाँ आई हैं, जो भी NEP आई हैं, उसमें किसी में भी रोट लर्निंग पर जो है फोकस नहीं किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कैसे हो सकता है ये। और इसके अलावा प्रयोगात्मक विधि जो है, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होती है उन पर ज़्यादा जो है जोर दिया जाए। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर आधारित जो है अधिगम वो हो, उस पर जोर दिया जाए। इसके अलावा आपका रचनात्मक व तार्किक सोच बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक प्रश्न में ये वर्ड देखने को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो क्रिएटिव आपकी और क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ऐसी सोच बच्चे के अंदर विकसित करना जिसमें वह सही व गलत की पहचान खुद कर सके, उसके कारणों को, उसके जो भी सही और गलत, सत्य और असत्य है, उसकी पहचान खुद कर सके, बजाय इसके कि यहाँ पर बच्चा केवल पढ़ रहा है और क्वेश्चन आंसर लिख रहा है और परीक्षा दे रहा है। नहीं, ठीक है, बच्चे की सोच को विकसित करना है जिससे कि बच्चा रचनात्मक बन सके, तर्क वितर्क कर सके। ठीक है, इस तरह से बच्चे की जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें डेवलप करना है और नवाचार को प्रोत्साहन देना है। ये वर्ड भी जो है हमारा वो नया है, नवाचार का प्रोत्साहन। ठीक, इसके अलावा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे हमें जोर देना है, जो प्रस्तावित की गई है एनईपी के अकॉर्डिंग। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी है। बच्चे को केवल हमें ऐसा नहीं तैयार करना कि वो परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है, या उसका पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि वो परीक्षा पर आधारित हो। उसके अंतर्गत बच्चे का नैतिक विकास हो, मानवीय और संवैधानिक मूल्य उसमें डेवलप हो सकें, बच्चे के अंदर इस तरह के जो इमोशंस हैं वो डेवलप हो सकें। सहानुभूति, नैतिकता, मानवीय संवैधानिक मूल्य, सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, सेवा की भावना जो हैं, इस तरह के जो हमारे मूल्य हैं वो बच्चे के अंदर विकसित हो सकें। हमें ऐसी शिक्षा बच्चे को यहाँ पर देनी है जो कि हमारी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेरित करती है जिस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा तकनीकी व नवाचार का प्रयोग करना है अधिक से अधिक। ठीक, इसके अलावा एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है पर बल देता है, बजाय इसके कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, इस पर बल देना है। सीख तो वो कैसे सीख सकता है ना, कैसे सीखना। ठीक है, क्या सीखना, वो कैसे सीख सकता है? बच्चा बुक से सीख सकता है, किसी और चीज़ से सीख सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे सीख रहा है इस पर बल देना है। ठीक है, बच्चा किस तरह से उन चीज़ों को डेवलप कर रहा है। उसके बाद है आपका, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, तार्किक सोच होती है, नवाचार होता है, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका पहचान करना है, उनके समग्र विकास का प्रयत्न यहाँ पर करना है। ये वर्ड जो मैंने आपको बोला है समालोचनात्मक, इसको आलोचनात्मक लिखकर भी आ सकता है, समालोचनात्मक लिखकर भी आ सकता है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चे की ऐसी सोच को विकसित करना जहाँ पर वो सही गलत की पहचान कर सके और खुद जो है उनकी पहचान कर सके, बजाय किसी की सुनकर और करके सीखने के पर। ठीक है, इसके अलावा एनईपी यहाँ पर कुछ मैंने और बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि एनईपी जो शिक्षा, एनईपी के अकॉर्डिंग शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आपने देखने हैं। कैसे शिक्षा होनी चाहिए? समझ पर आधारित होनी चाहिए, ना कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए बच्चे की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कर सके। ठीक, उसके अलावा खोज व अन्वेषण आधारित होनी चाहिए, डिस्कवरी इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चा जो है वो खुद कुछ नया करके सीखे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को सीखने में मदद, प्रयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की, करके सीखने पर आधारित होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा हो, संकलन और संदर्भित हो, ऐसी हो कि बच्चा उससे खुद को इंगेज कर सके, कंस्ट्रक्चुअल लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिनके लाइट भी ठीक से नहीं आती, वहाँ पर आप नॉलेज किसकी दे रहे हैं? कंप्यूटर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जिससे वो खुद को उसको जोड़कर देख सके। ठीक है, ना कि ऐसे कि भाई वो उसके बारे में सोच भी ना सके। ठीक है, तो एंगेजिंग होनी चाहिए। दूसरा, पाठ्यचर्या में कमी व आवश्यक तथ्यों को समालोचनात्मक समझ विकसित करना। ये जो पाठ्यचर्या में कमी है, यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि ये जो हुआ है आपका पाठ्यचर्या में कमी, इसका जो एक मेन मोटो है वो बच्चों के बैग या जो बच्चों की किताबें हैं उनका जो बोझ है उसको भी यहाँ पर कम करना है। ठीक है, तो बच्चे का जो पुस्तकों का वजन है या जो बैग का वजन है वो यहाँ पर केवल बच्चे के वजन का 10% होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक, उसके बाद शिक्षा मानकीकरण से लचीलेपन की होनी चाहिए, यानी कि फ्लैक्सिबल होनी चाहिए,
कोई मानक स्थापित नहीं होने चाहिए कि बच्चे ने एग्ज़ाम ये पास कर लिया तो बच्चा पास है, वो उसको आता है, और अगर नहीं करा तो नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोग्रेस कार्ड में जो बात हुई थी डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, कि बच्चे की अलग अलग 360 डिग्री जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा, वो यहीं से जुड़ा हुआ है। चीज़ें जो हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ना कि केवल स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। ठीक, योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो केंद्र बिंदु है वो है बहुविषयक और समग्र शिक्षा, यानी कि जो बच्चे की लर्निंग है, जो बच्चे में हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें डेवलप करनी है वो समग्र शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान उनको हमें देना है। किताबी ज्ञान देना है और बच्चे एग्ज़ाम में पास होना है, ये अब नहीं है। अब जो है हमारी NEP के अकॉर्डिंग बच्चे को होलिस्टिक एजुकेशन देनी है, यानी कि बच्चे को मैनर्स भी सिखाने हैं, बच्चे के अंदर शिष्टाचार भी डेवलप होना चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए, उसके इमोशंस भी डेवलप होने चाहिए, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसकी हेल्थ भी जो है वो डेवलप यहाँ पर होनी चाहिए। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे डेवलपमेंट के, वो सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। केवल किताबी ज्ञान, रटंत प्रणाली, इन चीज़ों से परे हटकर हमें एक ऑलराउंडर डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पर करना है। ठीक है, जिसमें कि आपके सभी डेवलपमेंट आ जाते हैं, और जिसकी जो भी बच्चा डेवलप होना है, मतलब ठीक है, शिक्षक उसकी पूरी यहाँ पर मदद करेगा उसको उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं जो भी आपकी NEP 2020 के अकॉर्डिंग दी गई हैं। तो यहाँ पे फिर से आप एक बार देख लेंगे चीज़ों को। ठीक, आपका जो मेन बदलाव हुआ है वो 10+2 की प्रणाली के स्थान पर अब आपकी 5+3+3+4 5+3+3+4 जो है हमें यहाँ पर जो न्यू हमारा पैटर्न है वो ये है। ठीक है, बड़ा नंबर, फिर 2, यहाँ पे 3 आपका, और फिर आपका ये 4, इस तरह से जो है आपका है, जिसमें आपकी फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, उसके बाद है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, देन है आपकी मिडल स्टेज, और उसके बाद है आपकी क्या, सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 जो हैं चरण हैं हमारी शिक्षा नीति के, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितना भी हो सकता था कंप्लीट डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है, एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है, समझाया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके अलावा अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम MCQs को कवर करेंगे। जो भी MCQs हैं आपकी NEP से जुड़े हुए पहले आ चुके हैं, और जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपकी समझ पर आधारित हैं। ठीक है, जब देखेंगे प्रश्नों को तो ऐसा नहीं है कि बस ये पूछ लिया आपसे कि कब इसका जो है ड्राफ्ट बना, कौन इसके अध्यक्ष रहे, कितने साल बाद नीति आई, नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो डीपली पूछे जाते हैं, जो आपने अगर समझ लिया चीज़ों को, तो बहुत आसानी से जो है आप उनको यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे। तो MCQs हैं जो नेक्स्ट वीडियो हम वो नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा CTET का चैनल है और ये मेन चैनल है, यहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF एंड अपडेट्स चाहिए तो। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।